बुक्स में पढ़ेंगे। कुबड़ वाला सांड क्या था, एक बैल की तरह ही दिखाई देने वाला, जिसका पीछे जो हम्प होता है जैसे ऊंट पर होता है, काफी ऊंचा सा निकला हुआ, वो कुबड़ वाला सांड होता था और उसकी लोग पूजा करते थे। ये था पशुपालन। घोड़े का इस्तेमाल भी उन्हें वो करते थे, घोड़े की जानकारी भी उन्हें थी। घोड़े का इस्तेमाल ज्यादातर योद्धा करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर लंबा एरिया कवर करना है तो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। घोड़ों पर जाकर चढ़कर वो युद्ध करने के लिए जाते थे। और घोड़े के जो अवशेष हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो हमें सूत कोटदा और कोटदीजी से मिले हैं। और देखिए, कृषि से हमें फसलों से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है वो प्राप्त होता था, और पशुओं से हमें जो दूध से बने पदार्थ है उनके लिए रॉ मटेरियल प्राप्त होता था। तो कृषि और पशुपालन। तीसरा हमारा है उद्योग। देखिए उस समय पर भी हड़प्पा सभ्यता में भी काफी लोगों ने उन्नति की थी, उनके उद्योग भी काफी प्रचलित थे कि जिन जिन चीजों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं उन्होंने उद्योग लगाए। तो देखिए जो फेमस उद्योग थे वो क्या थे, तो सबसे पहले देखिए हम नगर योजना के बारे में पढ़ के आए थे कि ईंटें बनाने के कारखाने बहुत उन्नत थे। तो 5 प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल हम करते थे। आपने अगर याद है तो हम अपनी पहली क्लास में इस चीज को पढ़ चुके हैं। 5 प्रकार की ईंटें देखिए कौन सी थी, कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, फनीदार ईंटें, एल आकार की ईंटें और अलंकृत ईंटें। तो इनके लिए जब हमें एक ही चीज के लिए इतने सारे वैरायटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमें उसके लिए फैक्ट्री वर्कशॉप तो चाहिएगा। यानी कि एक उद्योग तो हुआ इनका, यानी कि ईंट उद्योग। दूसरा सूती कपड़े का उद्योग। कैसे, सिंपल सी बात है कि कपास उनकी मुख्य व्यापारिक फसल थी, कपास का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता था। देखिए कपास का जो उत्पादन है वो काली मिट्टी में होता है, और सिंधु जो सभ्यता है वो सरस्वती नदी के आसपास की सभ्यता थी। तो नदियों के द्वारा जो पानी बहाकर लाया जाता, उसके अंदर जो मिट्टी आती थी वो काफी उपजाऊ होती थी, और इसीलिए कपास का उत्पादन है बड़े पैमाने पर बहुत ही बढ़िया होता था। तो उन्होंने सूती वस्त्र बनाने का कारखाना लगाया। उसके बाद चूड़ियां, बैंगल्स। आजकल तो आप देखते हैं जो बैंगल्स की वैरायटी है वो आपको मेटल, नॉन मेटल, रबर, ट्यूब टाइप, काफी तरह के आपको, यहाँ तक कि हम ये कहें कि लकड़ी की भी आजकल फैशन में है। तो वो सब चीजें उस समय पर नहीं थी। वहां उस समय पर चूड़ियां बनाने के कारखाने थे, लेकिन वो चूड़ियां सिर्फ एक ही टाइप की होती थी, और ये जो चूड़ियां थी वो कांच की होती थी, कि कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग भी उस समय पर उन्नत थे। और स्पेशली अगर हम जिक्र करते हैं कि इसके जो अवशेष हैं वो हमें कालीबंगा से मिले हैं, यानी कि भारत में राजस्थान और राजस्थान के अंदर कालीबंगा, तो कालीबंगा से हमें काली चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। और माना जाता है, ऐसा बुक्स बोलती हैं या हम स्टडी में ऐसा पढ़ते हैं कि ज्यादातर प्लेन चूड़ियां ही बनाई जाती थी जिनका रंग काला होता था। इसके बाद मन के बनाने का कारखाना। मन के समझते हो? देखिए एक, अगर आप हिंदी में दोहे पढ़ के आए हैं तो एक दोहा जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद है, मन का फेर फिरे, फिरे न मन का फेर। मन का यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि गांव में भी, शहरों में भी देख सकते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, स्पेशली महिलाएं या आप जो बाबा साधु संतों की अगर हम बात करते हैं, तो एक बड़ी सी माला लिए होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, वेट, कि इस तरह की जो माला है दैट, ये मनके हैं कि इस तरीके से मन का फेर फिरे। ये जो मनके हैं कि इनका जो निर्माण है उस समय पर इसके काफी अच्छे उन्नत उद्योग थे, कि कोई भी छोटा सा लकड़ी का या फिर हम ये कहें पत्थर का या थोड़ा सा प्लास्टिक उस समय पर यूज नहीं होता था, तो स्पेशली लकड़ी और पत्थर या मेटल जो होता था उसके छोटे छोटे मनके गोल गोल बनाए जाते और उनके अंदर सुराख छोड़ दिए जाते थे धागा को पिरोने के लिए। तो मन का उद्योग भी उस समय पर काफी प्रचलित था। और ये प्रचलित क्यों था? क्योंकि देखिए उस समय पर हड़प्पा सभ्यता के पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे, तो इसका जो मनका था इनका ज्यादातर इस्तेमाल आभूषण बनाने में ही किया जाता था। इसके बाद देखिए कि हमारे जो फेमस उद्योग थे वो तो हम पढ़ चुके हैं कि चूड़ियां बनाने का उद्योग, सूती वस्त्र बनाने का उद्योग, आपके ईंटें बनाने का उद्योग, मनके बनाने का उद्योग, और एक आपका जैसे आता है कि भाई जो सॉरी मेटल जो है, धातु है, उससे औजार या बर्तन बनाने का उद्योग, कि जो धातुएं हैं ज्यादातर उस समय पर जो कांसा यानी कि तांबे का इस्तेमाल होता था, और तांबे से वो कृषि में यूज करने के लिए औजार या सजावट के जो पोट्स वगैरह होते हैं या फिर यूज करने के लिए बर्तन, इसका इस्तेमाल करते थे। तो धातु उद्योग भी काफी प्रचलित था। एक जो सबसे जरूरी चीज ध्यान रखने योग्य बात है,
कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था। तो देखिए ध्यान से सुनेगा, सिंधु यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, उन्हें लोहे की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि माना जाता है जो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो वो ज्यादातर तांबे का ही इस्तेमाल करते थे। तो ये तो रही हमारी अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था मीन्स किस तरह के उद्योग। आगे तो मैं आपको लाइटली रिवाइज करा देती हूँ कि देखिए हमने पढ़ा नगर योजना, उसके बाद में हमने पढ़ी थी आपकी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे, योद्धा, विद्वान, व्यापारी, श्रमिक, और एक जरूरी इंपॉर्टेंट चीज इसी में हमने पढ़ी थी कि मात्र सत्तात्मक समाज, यानी कि नॉट मेल डोमिनेटेड, फीमेल गिवन टू प्रायोरिटी ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद हमने पढ़ी हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने उद्योग पढ़े कि उद्योगों में क्या जरूरी था, कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार। डिटेल से हमने पढ़ा कि कौन सी फसलों का उत्पादन होता था, कौन सी फसल सबसे मुख्य थी, पशुपालन में किन किन पशुओं का प्रयोग किया जाता था, उद्योगों में कौन से उद्योग प्रमुख थे, और व्यापार में कि किस तरह का व्यापार था, क्या बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका भोजन कैसा था, यानी कि क्या खाते थे, किस तरह की चीजें वो इस्तेमाल करते थे। तो भोजन में देखिए वो दोनों तरह का भोजन करते थे, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। यानी कि उस समय पर सभ्यता डेवलप तो थी, हम मानते हैं कि हमारी आज की मॉडर्न सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता मिलती है, लेकिन पशु पक्षियों को मारकर खाना, कच्चे पेड़ों से फ्रूट तोड़ के खाना, भोजन को पका के खाना, दोनों तरह की चीजें उस समय पर चलती थी। यानी कि वहां उस समय का जो भोजन था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का था। आभूषण की बात कर लेते हैं हम कि पुरुष और स्त्रियां दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। इस बात को हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम उद्योगों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन सब के बाद एक छोटी सी चीज आती है कि हम जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ के आते हैं कि वो जो लिपि है, लिपि मतलब लिखा हुआ, कि जैसे हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। तो इस तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक, यानी कि अक्षर नहीं लिखे गए हैं, चीजों को छाप के दिखाया गया है। यानी कि जैसे जो मोहर होती हैं उनको छाप के दिखाया गया है, उसको अंडरस्टूड करके हमें उसका मीनिंग बताना होता है कि ये जो चीज छपी हुई है इसका मतलब क्या है। तो जो हमारी लिपि है भाव चित्रात्मक, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक, उसको अभी तक पूरे तरीके से समझा नहीं गया है। इसके बाद एक छोटी सी चीज बचती है कि उस समय पर अंतिम संस्कार कैसे होते थे। तो देखिए अंतिम संस्कार जैसे आज होते हैं वैसे ही उस समय पर भी होते थे कि देखिए अगर कोई पास अवे होता है तो हम उसको अंतिम संस्कार कैसे करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में भी अंतिम संस्कार है वो मेनली 3 तरीके से होते थे। एक तो पहला होता है पूर्ण दाह संस्कार। जैसे देखिए हम चीजों को आज की सोसाइटी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा इजीली समझ आएगा। देखिए पूर्ण दाह संस्कार, थोड़ा सा हिंदी में आपको लगता है कि हैवी वर्ड्स हैं। पूर्ण दाह संस्कार मतलब कोई जब पास हो गया है, पास मीन्स कोई गुजर गया है, तो उसको शरीर को पूरे तरीके से जला दिया जाता है और जलाने के बाद जो अवशेष बचते हैं, अवशेष मीन्स जो हड्डियां वगैरह बचती हैं, उनको चुन लिया जाता है, एक बर्तन में उनको डाल करके रख दिया जाता है। हम अपनी मॉडर्न सोसाइटी में तो जो अस्थियां हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि फूल चुनने गए थे, उनको चुन लेते हैं, एक बर्तन में बांध लेते हैं, लाल कपड़ा उसके ऊपर लगा देते हैं और उसको किसी नदी में या किसी पवित्र सरोवर में हम उसका विसर्जन करके आते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में होता तो ऐसा ही था और इस चीज को हमने हिंदू सोसाइटी से जोड़ दिया है कि उस समय पर कुछ लोग जो पूर्ण दाह संस्कार करते थे वो आज के समय में हिंदू सोसाइटी के लोग हैं। कैसे कि कोई पास अवे हो गया और उसको जला दिया गया, उसके जो अवशेष बच गए उनको इकट्ठा कर लिया गया, एक बर्तन में डाल दिया गया, हम विसर्जन करके आते हैं। लेकिन उस समय पर वो लोग विसर्जन नहीं करते थे, उस चीज को दबा देते थे। ये तो है पहला पूर्ण दाह संस्कार। दूसरा तरीका कि दफनाना। देखिए उसको जो हड़प्पा सभ्यता है और हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है इसको कनेक्ट करते हैं ताकि इजीली समझ आए। दफनाना, दफनाते कौन है, जो मोमडन है, यानी कि हम मानते हैं हमारे समाज में जो हिंदू हैं वो जलाते हैं और जो मोमडन जो मुस्लिम सोसाइटी है वो दफनाती है। तो उस समय पर भी कुछ ऐसा प्रचलन था कि उस सभ्यता के कुछ लोग, जो लोग मर जाते थे, उनको पैक करके ताबूत के अंदर उनकी
कुछ प्रिय वस्तुएं हैं उनके साथ रख करके उनको दबा देते थे। तीसरा, आंशिक दाह संस्कार। आंशिक आंशिक मतलब अंश में, बटा हुआ, पार्ट्स में। दाह संस्कार मतलब दाह संस्कार। कि देखिए तीसरी जो चीज बचती है ये थोड़ी सी अलग है, हम आज के समय में तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन हम नोवेल्स वगैरह में ऐसा पढ़ते हैं कि देखिए आंशिक दाह संस्कार, अंश बांट करके चीजों को। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? एक मरे हुए इंसान की बात कर रहे हैं। उसको कैसे बांटना है? उसको काटना नहीं है। मीन्स कि देखिए जब वो इंसान, कोई भी इंसान है जो मर जाता है और जो आंशिक दाह संस्कार करते हैं, उसको किसी लोहे के बहुत बड़े चबूतरे पर रख दिया जाता है काफी ऊंचाई पर, कि उसको जो पशु पक्षी हैं, जो बाज वगैरह, कौवे चिड़िए जो भी हैं, वो उसको खा लें। और जब वो उसको खाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, यानी कि जो उसका हिस्सा बच गया है, हम क्या करते हैं? उसको दफना देते हैं। ये आंशिक दाह संस्कार है। और आंशिक दाह संस्कार मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा है कि जो स्कारलेट होते थे उनके साथ ऐसा ही किया जाता था। यानी स्कारलेट मतलब ऐसा माना जाता है जो फीमेल अपने रिलेशनशिप को लेकर के लॉयल नहीं होती हैं, उनको स्कारलेट बोला जाता है। और उनके लिए ए लेटर को इंडिकेट किया जाता है जिसका कलर रेड होता है। और उनको उनके मर जाने के बाद या उनको ऐसी पनिशमेंट दी जाती है कि जब वो मर जाएंगे तो उनका जो पार्थिव शरीर है, शव है, उसको एक ऊंचे टावर पर रख दिया जाएगा, जबकि जो पक्षी हैं, बाज वगैरह जो भी हैं, उसको नोच नोच कर खा जाएंगे और उनका जो लास्ट का हिस्सा बच जाएगा तो उनको ऐसे ही दफना दिया जाएगा। ये आंशिक दाह संस्कार है। तो दाह संस्कार की 3 विधियां थी: पूर्ण दाह संस्कार, दफनाना और आंशिक दाह संस्कार। इसके बाद एक छोटी सी चीज बचती है कि हम अंतिम संस्कार तक तो पहुंच गए कि इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, यानी क्या कारण रहे कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, इसके पतन के क्या कारण रहे। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग माना है कि, और जहां तक हमें लगता है कि किसी की भी बात को हम पूर्ण तरीके से सच नहीं मान सकते। तो देखिए जो बुक्स हैं वो क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एशिया के लोग आए होंगे, आर्यों ने सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उन पर आक्रमण किया होगा और वो हार गए होंगे, तो उनकी जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई होगी। मीन्स कि बाह्य शक्तियों का आक्रमण, कि कुछ लोग बाहर से आए, उन्होंने, वो इतने युद्ध कौशल नहीं होंगे जितने कि बाहर से आने वाले होंगे, तो ऐसा माना गया कि बाह्य आक्रमण के कारण उनकी जो संस्कृति है वो खत्म हो गई। दूसरा कारण बाढ़, कि कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सरस्वती नदी के किनारे थी, जो काफी फली फूली सभ्यता हम मानते हैं कि पानी का अच्छा प्रबंध था, पानी की कमी नहीं होती थी। तो उन्होंने माना कि शायद प्रकृति ने अपना रूप बदला होगा, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई होगी और इस सभ्यता के लोगों का विनाश